नाम लेने के लिए मैं बाध्य हूं कानूनी रूप से। चीफ जस्टिस साहब गवई साहब ने बोला है कि जो क्रीमी लेयर में आ जाता है वो व्यक्ति जो है उससे रिजर्वेशन छीन लेनी चाहिए। एक वर्मा जी हैं, मैं इसीलिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, जो उन्हें सांकेतिक एग्जाम्पल दिया था, उसका अंजाम शायद वही हुआ है, उनको पकड़ के पुलिस अरेस्ट करके ले गई है शायद, अगर वो भी बात मैंने सही सुनी है तो। आईएएस ऑफिसर को बिना किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसमें एफआईआर दर्ज हो सकती है बिना अदालत की परमिशन के, बिना किसी ऐसे अपराध को किए जो उन्होंने बोला है उसमें कहीं से कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता नहीं है, उनको पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है। ये माननीय परम आदरणीय गवई साहब से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो क्रीमी लेयर में आ गए थे आईएएस बन के? उनके साथ जो ये व्यवहार हो रहा है आईएएस होने के बावजूद, क्या वो क्रीमी लेयर में आ पाए थे या नहीं आ पाए थे? कितने आईएएस ऑफिसर हैं जो किस किस प्रकार के अपराध करके, देश में लूटामारी करके, बलात्कार करके अपने पदों पे बैठे हुए हैं। मैं आपको नाम गिनवाना शुरू करूंगा तो फहरिस्त इतनी लंबी हो जाएगी, शायद रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रहेगी। वो सारे के सारे बैठे, कोई पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं करती, इंक्वायरी होती है, ये होता है वो होता है, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। इस व्यक्ति वर्मा जी ने एक बात क्या कह दी, लेकिन वर्मा जी को मैं बेटर एग्जांपल दे रहा हूं, और वर्मा जी के से जो जैसे लोग हैं जो दूसरे भी, उनको मैं बेटर एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने पहले भी दिया है, गजेंद्र साहब के इंटरव्यू में दिया था वो एग्जांपल। क्रीमी लेयर जो मेरी समझ से, और देश की जनता, बहुजन समाज के लोग इस बात को, टेस्ट जो मैं दे रहा हूं उसको चेक करें, अगर मेरी बात सही हो तो उसको एक टेस्ट माना जाए कि हाँ, रिजर्वेशन समाप्त करने के लिए जो क्रीमी लेयर का चयन करना है, हमें आइडेंटिफाई करनी है, वो कैसे हो सकती है। बहुत आसान सा टेस्ट। हमारे लोग हालांकि ये टेस्ट कभी नहीं करेंगे, जो भी बहुजन समाज के व्यक्ति होंगे, अम्बेडकरवादी होंगे, इस पे कभी भी अमल नहीं करेंगे मेरी इस बात पे। लेकिन जिस व्यक्ति के पास ये क्षमता आ जाए वो क्रीमी लेयर में आ सकता है। बस क्या है वो टेस्ट, जो हमारे बहुजन समाज के बहुत सारे वर्ग के लोगों को मुंह के आगे पीकदान और पीछे झाड़ू बांधी जाती थी ना, ये क्षमता, ये आदेश पारित करने की क्षमता, ये काम इंप्लीमेंट कराने की क्षमता जिस भी व्यक्ति के पास आ जाए उसको मान लेना चाहिए कि ये व्यक्ति अब क्रीमी लेयर में आ गया, और जब तक ये क्षमता उसके पास रहे तब तक वो क्रीमी लेयर में माना जाना चाहिए कि वो मनुवादी मानसिकता के लोगों को ये काम करवा सकता है। इसके आगे बहुत सारी और चीजें हैं जिसको मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी हूं, मेरी जबान जल जाएगी वो शब्द बोलते हुए, जो जो अत्याचार हुए हैं। लेकिन इतना तो कराने की क्षमता जिसमें आ जाएगी वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। मुझे इसका भी पूरा भरोसा है कि हमारे लोग ये क्षमता प्राप्त करने के बाद भी ऐसा गंदा और घिनौना काम कभी नहीं करेंगे, लेकिन जिसके पास ये क्षमता आ जाए वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। ये मैं गवई साहब को भी बोल रहा हूं, अगर उनको मेरा सुझाव अच्छा लगे तो वो भी इस बारे में कुछ चंद शब्द बोल दें, वरना जूता तो उन्हें मारा ही गया था, सिर्फ और सिर्फ उन्हें। बराबर में जो उनके पड़ोस में एक जज साहब बैठे थे, उनसे बोला भी गया था जूता मारते हुए कि ये जूता आपके लिए नहीं था। क्या गवई साहब क्रीमी लेयर में आ पाए आज तक या नहीं, ये उस जूते ने उसका आंसर दे दिया था, और गवई साहब ने उसको क्षमा भी कर दिया। ये गवई साहब ने जो मेरी बात है उस पर मोहर भी लगा दी थी कि गवई साहब आज तक कभी क्रीमी लेयर में नहीं आ पाए। जब बहुजन समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा देश के हर एक हिस्से में, हर एक शोबे में, हर एक कार्य में जितनी ज्यादा हिस्सेदारी बहुजन समाज के लोगों की होगी, किसी भी हिस्से में, चाहे वो साइंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, विधायिका में लोग हो, एमएलए एमपी, जितने ज्यादा होंगे, मनुवादी मानसिकता के लोग नहीं, बहुजन समाज के घरों में भी मनुवादी मानसिकता के लोग होते हैं, जो रिजर्वेशन की खिलाफत करते हैं वो मनुवादी होते हैं, चाहे भले ही मुख्य न्यायाधीश के पद पे हो। जो सब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, हालांकि सब क्लासिफिकेशन
देख लिया ना हम सब ने क्या हुआ उसका अंजाम। किसी सब क्लासिफिकेशन के बाद किसी को कुछ फायदा हुआ एक्स्ट्रा, किसी भी वर्ग को, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी के बाद कुछ नहीं फायदा हुआ ना, नुकसान और हो गया कि आंदोलन जो है वो कमजोर पड़ रहा है, अब इकट्ठे होकर लड़ भी नहीं पाते हम, आपस में लड़ाई करा दी एक और। तो हमें अपने दोस्तों से पहले दुश्मनों को ढूंढना होगा, और दुश्मनों को जितना हम बाहर करेंगे उतना ज्यादा देश तरक्की करेगा। तो बहुजन समाज के लोग जिस जगह पे ज्यादा होंगे वो जगह ज्यादा अच्छे से काम करेगी। इसीलिए सरकारें काम नहीं कर पा रही, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी में कोई काम नहीं हो रहा। देश हमारा हर एक मापदंड पे, पैमाने पे ऐसे गिर रहा है। अभी कोई, आज मैं सुबह सुन रहा था कि अफगानिस्तान जो अभी अभी कुछ ही दिन पहले जहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी है तालिबान की, उसका भी जो रुपया है वो भारत की करेंसी से ज्यादा मजबूत है। इतनी सी कंट्री है और इतनी सी पॉपुलेशन है उनकी। सुना नहीं, सही है सर? नहीं, मैं गलत खबर कम ही सुनता हूँ, सही खबर सुनता हूँ। तो मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब भी हमारे बहुजन समाज के लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी कि पकड़ पकड़ के आइडेंटिफाई करो, निशान लगाओ, इस घर में मनुवादी रहते हैं, ये संविधान विरोधी रहते हैं, निशान लगाओ उनके घर के बाहर, आइडेंटिफाई करो, ये संविधान विरोधी व्यक्ति है, ये घर, ये ऑफिस, ये दफ्तर, यहां 52 साल तक भारत का तिरंगा ही नहीं लहराया था, निशान लगाओ उस पर। समय आ रहा है इन सब लोगों को जेल भेजने का, ये करना पड़ेगा, तब देश तरक्की करेगा। कहीं भी बैठे हो कोई, कई जो हमारे संवैधानिक पदों पे बैठे हैं लोग, उनके घर भी निशान लगाना आवश्यक हो गया है कि ये संविधान विरोधी लोग। ये है देश की सच्चाई, ये है हमारे देश को संविधान दिवस को मनाने का सच्चा तरीका। चुनो संविधान विरोधी व्यक्तियों को और उनको आइडेंटिफाई करके सारी दुनिया को बताओ कि ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, और ये इस समाज के लिए जहर है, कैंसर है। कोई भी हो इसमें चाहे, ये हमें सबको कार्य करना पड़ेगा। संविधान बचाने के लिए इस समय 2 मुद्दे ऐसे हैं जिनको हमें आगे आके लेना पड़ेगा। पहला तो वही है, शायद लिखा ही है पीछे, बैन चुनाव में वोट चुराने की मशीनें, ये पहला आंदोलन सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, यह संविधान को बचाने का सबसे सटीक रास्ता। दूसरा है, अभी एसआईआर हो रहा है ना, सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट आप सब लोगों को याद है। सीए एनआरसी में और एसआईआर में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ तरीका बदलने की कोशिश की गई है, और इसके खिलाफ भी जन आंदोलन होना बहुत आवश्यक है। जो संविधान बचाना चाहेगा वो एसआईआर के खिलाफ और ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन में सामने आएगा, वही सच्चा संविधानवादी है, देशभक्त है। जो भी व्यक्ति एसआईआर का विरोध नहीं करता वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है संविधान की रक्षा करने में। जो भी व्यक्ति ईवीएम का विरोध नहीं करता वो कहीं ना कहीं संविधान बचाने में कमजोर पड़ रहा है। बाकी आप सब लोग देख रहे हो, आप कुछ सवाल भी पूछ सकते हो मुझसे। मैंने आज आप सब लोगों को तकलीफ इसलिए दी थी कि आज 26 नवंबर के दिन हमें अपनी प्रतिज्ञाएं दोहरानी चाहिए कि हम संविधान को अक्षुण्ण रखेंगे, किसी भी कीमत पे संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे। तरीका मैंने आपको बताया, आइडेंटिफाई करके निशान लगाओ, निशान लगाओ, आइडेंटिफाई करो, एक्सपोज करो। ये है मनुवादी मानसिकता के लोग ये हैं जो कहते हैं हम संविधान बदलेंगे, बहुत सारे उसमें वकील भी हैं। ये हमारे जैन साहब हैं, विष्णु शंकर जैन, वो संविधान बदलने के लिए पूरी लंबी लंबी स्पीचेस दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई, हम उनके खिलाफ केस कर रहे हैं। अश्वनी उपाध्याय जी हैं, वो संविधान बदलने की बात करते हैं। ये सब लोग देशद्रोही हैं, सीधे सीधे देशद्रोही। क्योंकि भारत क्या है, भारत देश की जनता है, जनता बहुजन समाज की जनता है। बहुजन समाज की मानसिकता यानी कि अंबेडकरवाद की मानसिकता रखने वाली जनता है। वो मनुवादी मानसिकता के घरों में भी पैदा होते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पैदा तो मनुवादी मानसिकता के घरों में हुए, लेकिन वो
सच्चे दिल से अंबेडकरवादी हैं, क्योंकि वो इंसान को इंसान के बराबर समझते हैं। ये लोग, जो ऐसे लोग हैं जो विरोधी हैं संविधान के, वो अगर बहुजन समाज के घरों में भी पैदा हुए हैं तो भी वो मनोवादी हैं, उनका भी उतना ही विरोध होना चाहिए। एक क्रीमी लेयर की बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जो हमारे चीफ जस्टिस साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पिछली कई सैकड़ों साल में सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन जो किया था, वो भारत का संविधान बना के किया था। बहुत सारे लोग पहले संविधान खत्म करने के लिए ही लगे हुए थे, लेकिन देश की जनता ने संविधान को, खासतौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े वर्ग के लोगों ने, अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध ने संविधान को इतनी मजबूती से पकड़ रखा है